से बात करूँगा। हम डिस्कस करेंगे चीज़ों के ऊपर। आपकी जो भी क्वेरीज़ होंगी, जो भी आपकी शंकाएं होंगी प्रोजेक्ट वर्क को लेके, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं बीच में, जहाँ भी आपको कुछ चीज़ें समझ में ना आए। और मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर मेरे लेक्चर में मेरी ऑडियंस जो है, जो सुनने वाले हैं मुझे, अगर वो बिल्कुल खामोश हैं और उनका कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, तो उसकी दो ही कारण हो सकते हैं। एक कारण ये कि मैं इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ कि आपको सब समझ में आ रहा है, और दूसरा ये कि मैं इतना ख़राब पढ़ा रहा हूँ कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये दो ही सूरतें होती हैं, इसके अलावा तीसरा कुछ नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम डिस्कशन के साथ इस सेशन को लेके चलें, ताकि आप कि वो जो डाउट हैं वो इतने क्लियर हो जाएं कि जब आप कक्ष में शिक्षण के लिए जाएं तो आपको शंकाएं कम हो, आपके डाउट्स कम हो, और आप अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से क्लास ट्रांजैक्शन में लेके आ सकें। तो जो हमारा प्रोजेक्ट वर्क के ऊपर आज जो हमारा डिस्कशन सेशन है, मैं इसको अलाइन करूँगा सबसे पहले तो NEP 2020। आप सभी अवगत होंगे, हाँ या ना? अवगत हैं, ठीक है। तो अभी तक आपके कुछ सेशंस भी होंगे NEP 2020 को लेके, जिसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात तो की गई है, और कई तरीक़ों से बच्चों को पढ़ाया जाए, किस तरीके से बच्चों के इवैल्यूएशन किए जाएं, उनके आकलन किए जाएं, इन चीज़ों पे भी चर्चा हुई होगी। तो आप स्कूल एजुकेशन NEP पे फोकस करेंगे, क्योंकि आप बाल वाटिका से लेके और क्लास 12th तक शिक्षण कार्यों में संलिप्त रहेंगे। तो NEP 2020 एक बहुत बड़ी चीज़ पे फोकस करता है। जो उसका जो कोर कॉन्सेप्ट है NEP 2020 का, वो सिर्फ एक चीज़ है। कोई बता सकता है वो किस चीज़ पे फोकस करता है पूरे एजुकेशन सिस्टम में? अगर हम NEP स्कूल एजुकेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा फोकस उसका एक ही चीज़ पे है, बच्चों से संबंधित। हाँ बताइए। स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। बाल केंद्रित। बाल केंद्रित यानी कि स्टूडेंट सेंटर्ड। हाँ प्लीज़। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। यहाँ पे मैं एक शब्द उठाऊंगा, इन्होंने बोला एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। NEP 2020 स्कूल एजुकेशन का सबसे बड़ा फोकस है लर्निंग। अभी तक स्कूल एजुकेशन सिस्टम जो था वो रोड लर्निंग बेस्ड था। रोड लर्निंग समझते हैं? रोड लर्निंग यानी मेमोरी बेस्ड, ठीक है। मेमोरी बेस्ड क्या था कि अगर हम बात करें एग्जामिनेशन सिस्टम की, तो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम मेमोरी बेस्ड था। आपने चीज़ें याद कर ली, आपने फॉर्मूले याद कर लिए, आपने डेरिवेशंस याद कर ली, आपने थ्योरी याद कर ली, आपने थ्योरम याद कर लिए। जाके करना क्या होता था? उसे एज इट इज़ कॉपी में लिख देना होता था। जिसकी मेमोरी अच्छी है वो कम टाइम में ज़्यादा चीज़ों को मेमोराइज कर सकता है, तो उसे एडवांटेज किस चीज़ का मिलता था? मेमोरी का, ठीक है। क्या मेमोरी बेस्ड अगर किसी के मार्क्स आ रहे हैं तो वो सही इवैल्यूएशन है? क्योंकि जिसकी मेमोरी अच्छी है वो अच्छा स्कोर करेगा। अगर आपने ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी पढ़ी होगी, तो ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी में अंडरस्टैंडिंग सबसे नीचे के लेवल पे है। सबसे ऊपर के लेवल पे क्या है पिरामिड में? नहीं, ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी की बात कर रहा हूँ। ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी में सबसे ऊपर की जो स्किल है, जो एजुकेशन का एक एम होना चाहिए, वो है सिंथेसिस। पहला है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड सिंथेसिस ऑफ न्यू आइडिया। यानी जो आपने सीखा, जो आपने पढ़ा, उसे पहले तो आप अप्लाई कर सकें, और अप्लाई करने के बाद उससे कुछ नया कर सकें, उससे कुछ नया बना सकें। ये ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी में सबसे ऊपर की स्किल है, और सबसे बेसिक है मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग। तो बताइए कि जो CBSE बोर्ड में बच्चा 90% लेके आ रहा है, वो हमारे पुराने एजुकेशन सिस्टम में क्या अचीव करता था? सिंथेसिस और एप्लीकेशन, या मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग?
मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग। यही सबसे बड़ा कारण है कि जो आपकी अभी मुझे किसी ने बताया था कि स्किल बेस्ड, हाँ जी आपने बताया था, तो स्किल लर्निंग होनी चाहिए। स्किल लर्निंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? स्किल को सीखना इम्पॉर्टेंट नहीं है, स्किल को सीखने के बाद उसकी एप्लीकेशन कहाँ पे होगी, वो अप्लाई कहाँ होगा, और क्या उसमें कोई मॉडिफिकेशन चेंजेस के साथ अप्लाई हो सकता है। आप करते हैं ना थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन चेंजेस चीज़ों में कि वो वहाँ पे फिट हो जाए। जैसे ये जो सॉकेट दिया हुआ है और ये चार्जर इसमें लगा हुआ है, अगर इसकी दोनों पिन एक साथ उस चार्जर के पॉइंट में ना जाए बराबर, तो आप क्या करते हैं, चार्जर का एक पॉइंट एक तरफ और दूसरा पॉइंट दूसरी तरफ लगा देते हैं, ऐसे करके लगाते हैं। ये क्या है? ये है नॉलेज कि प्लग ऐसे लगता है चार्जर, पर आपने उसको क्या किया, आपने उसको अप्लाई किया उस नॉलेज को कहाँ, कि अगर हम इसको थोड़ा सा तिरछा करके लगाएंगे तो भी ये काम करेगा। ये होती है एप्लीकेशन, ये है एप्लीकेशन कि अप्लाई किया कैसे जाए उस चीज़ को जो नॉलेज आपके पास है। तो इन चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए जो टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस बनाया गया है NEP 2020 में, वो है स्टूडेंट सेंटर्ड, जैसा आप जानते हैं और आपने मुझे बताया। अब ये स्टूडेंट सेंटर्ड अगर है तो इसका मतलब टीचर का रोल खत्म है? नहीं। तो टीचर क्या हो गया यहाँ पे? अब क्या रोल है टीचर का NEP 2020 में? फैसिलिटेटर, यानी कि आप बच्चे के साथ रहेंगे मगर सब कुछ आप नहीं करेंगे, आप बच्चों को करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। और वो प्रोत्साहन क्या है? इसी को हम कहते हैं एक स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग। और बहुत बड़ा फ़र्क है लर्निंग में और रोट लर्निंग में, ये मैं बता चुका हूँ आपको। तो जब बच्चा स्टूडेंट सेंट्रिक हो जाता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है बच्चे के लिए? आप सब अभी तक की अपनी ज़िंदगी में आपके लिए सबसे बड़ी बड़ी चीज़ें जो आपने सीखी हैं वो कैसे सीखी हैं? अनुभव से। अनुभव यानी एक्सपीरियंस। एक बहुत बड़े फिलोसोफर ने कहा था कि अगर आप मुझे बताएंगे तो मुझे कुछ समझ नहीं आएगा, अगर आप सिर्फ मुझे बताएंगे तो मुझे कुछ समझ नहीं आएगा, अगर आप मुझे बताएंगे और दिखाएंगे तो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आएगा, पर अगर आप मुझसे करवाएंगे तो मुझे वो सारी ज़िंदगी याद रहेगा। अगर आप वो मुझसे करवाएंगे तो मुझे सारी ज़िंदगी याद रहेगा। यही है एक्सपीरियंशियल लर्निंग जिसकी बात NEP 2020 करता है। एक्सपीरियंस। मैं अगर गाड़ी चला रहा हूँ, कार ड्राइव कर रहा हूँ और आप मेरे बगल में बैठे हैं तो क्या आप सीख जाएंगे देख के? आप सीखेंगे कब? जब स्टीयरिंग आपके हाथ में आएगी। और स्टीयरिंग हाथ में आने का मतलब है आपने एक्सपीरियंस करके सीख लिया, और वो आप कभी भूलते नहीं हैं, वो आप कभी भी भूलते नहीं हैं। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग की अगर हम बात करें तो आप प्रोजेक्ट वर्क को समझिए कि ये कैसे रिलेट होता है। प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीटली एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग का पार्ट है, ठीक है। NEP 2020 ये कहता है कि अगर आप प्रोजेक्ट वर्क दे रहे हैं तो वो प्रोजेक्ट वर्क स्कूल के अंदर भी हो सकता है और स्कूल के बाहर भी हो सकता है, वो इंडिविजुअल भी हो सकता है और वो ग्रुप प्रोजेक्ट भी हो सकता है। तो इतनी चीज़ें तो हमें पता है, मगर हमें ये नहीं पता कि हमें क्या चीज़ प्रोजेक्ट में देनी है, किन चीज़ों पे प्रोजेक्ट में काम हो सकता है, उसको कैसे प्लान करना है और उसको बच्चों से करवाना कैसे है। क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, तो हमको थोड़ा सा सजग इसलिए रहना पड़ेगा क्योंकि आजकल प्रोजेक्ट जो हैं वो पूरे टाइम जो भी आपने दिया है उस प्रोजेक्ट को करने के लिए उतना टाइम रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो स्टूडेंट भी आजकल के बहुत स्मार्ट हैं, वो प्रोजेक्ट वर्क जो है
वो कट कॉपी पेस्ट कर लेंगे और लाके सबमिट कर देंगे। तो ये थोड़ा सा एक चैलेंजिंग पार्ट होता है प्रोजेक्ट का। अब प्रोजेक्ट को हम बनाते कैसे हैं? किसी भी एकेडमिक सेशन में जो भी सत्र होता है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? एक क्लास में सबसे इम्पॉर्टेंट एकेडमिक डॉक्यूमेंट क्या होता है? एकेडमिक डॉक्यूमेंट। एग्जाम्पल बनाइए। एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव और लर्निंग आउटकम आपस में मेल खाने चाहिए। जैसे कि लर्निंग आउटकम अगर आपने लिखा है कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद बच्चा किसी भी चीज़ को क्लासिफाई कर लेगा, ठीक है, लर्निंग आउटकम बता रहा हूँ आपको। जैसे आपने बोला कि बच्चा किसी भी चीज़ के बारे में जानेगा, आप अपने सब्जेक्ट में वो चीज़ समझते होंगे, फिज़िक्स में क्या है, केमिस्ट्री में क्या है, इंग्लिश में क्या है, हिंदी में क्या है। तो अगर ये पढ़ने के बाद बच्चे को इतनी चीज़ें आ जाएंगी तो लर्निंग आउटकम में ये आएगा कि क्या बच्चा उन चीज़ों के बीच में भेद कर पाएगा, क्या बच्चा उन चीज़ों को सूचीबद्ध कर पाएगा, क्या बच्चा इन दो चीज़ों के बीच में क्लासिफिकेशन कर पाएगा, इनको वर्गीकृत कर पाएगा, क्या बच्चा इस पे कोई नई चीज़ क्रिएट कर पाएगा, नया कुछ बना पाएगा, क्या वो नए सेंटेंस लिख पाएगा, क्या वो सीखे हुए शब्दों का इंग्लिश में अपने आप सेंटेंस फॉर्मेशन कर पाएगा, हिंदी में सेंटेंस फॉर्मेशन कर पाएगा, या आपने जो मुहावरा बताया उस पर अपने आप वो सेंटेंस बना लेगा। ठीक है, तो ये होते हैं आउटकम। आउटकम मतलब बच्चा किन चीज़ों को करने में सक्षम हो जाएगा इस टॉपिक या इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। तो प्रोजेक्ट जो है वो हर चैप्टर पे नहीं दिया जा सकता। आपको प्रोजेक्ट के लिए सिलेबस से कुछ ऐसे चैप्टर या टॉपिक निकालने पड़ेंगे जिसको आप सेशन में अलग रख देंगे, और उसको आप इसलिए अलग रखेंगे कि इस चैप्टर से या इस टॉपिक से प्रोजेक्ट देना है बच्चे को इस साल। तो जब आप लेसन प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको लेसन प्लानिंग में ये कहीं ना कहीं लिख लेना है कि इस चैप्टर में ये टॉपिक प्रोजेक्ट में जाएगा, और आपको कोशिश ये करनी है कि जब वो टॉपिक आए पूरे सत्र में कभी भी, तो आपको सिर्फ उस टॉपिक को फॉर्मली इंट्रोड्यूस करना है, यानी कि एक छोटा सा प्रस्तावना देके बच्चे को समझा देना है कि उसका कॉन्सेप्ट टॉपिक पे क्लियर हो जाए, और उसको जब आप प्रोजेक्ट देंगे तो बाकी चीज़ें वो खुद सीखे। यही तो है काम फैसिलिटेटर का। अगर आप फैसिलिटेट कर रहे हैं तो आपने एक दिशा उसको दे दी, अब प्रोजेक्ट वर्क जब वो करेगा तो वो कुछ चीज़ों को सीखेगा जिसको आप मांगेंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। होती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो आपको एक टाइम देना है। लेसन प्लानिंग करते समय आपको ये निर्धारित करना पड़ेगा कि कौन से टॉपिक, कौन से चैप्टर से हम प्रोजेक्ट देंगे, उस प्रोजेक्ट को करवाएंगे कैसे, वो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट होगा या फिर वो ग्रुप प्रोजेक्ट होगा, ये भी आप पहले से लेसन प्लान में तय कर लेंगे। उसके बाद आप ये डिसाइड करेंगे कि आप टाइम कितना देंगे उस प्रोजेक्ट को, उस प्रोजेक्ट में कितना समय लगेगा। अब प्रोजेक्ट जो है वो छुट्टियों में भी दे सकते हैं, विंटर वेकेशंस होते हैं, गर्मी की छुट्टियां होती हैं, ग्रीष्म अवकाश, आप उसमें भी प्रोजेक्ट दे सकते हैं, मगर तब आप जो प्रोजेक्ट देंगे वो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट होगा, वो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट ही होगा। ग्रुप प्रोजेक्ट जो भी आप देंगे वो आप ऐसे समय देंगे जब बच्चे स्कूल में हों, मतलब उस ग्रुप का मिलना आपस में ज़रूरी है। अगर वो 4 बच्चे हैं तो उनका रोज़ मिलना ज़रूरी है ग्रुप प्रोजेक्ट में। तो आप ग्रुप प्रोजेक्ट जो देंगे वो आप एकेडमिक सेशन में देंगे, ना कि छुट्टियों में देंगे। इंडिविजुअल प्रोजेक्ट आप कब देंगे? छुट्टियों में देंगे। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को डाउट है प्रोजेक्ट वर्क में, तो किसी को कोई भी सवाल अभी तक करना हो, मैं समझ में आया हो, बताइए।
आगे बढ़े यहाँ से, इतना क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो आपने टॉपिक डिसाइड कर लिया लेसन प्लान बनाते समय, या आपने चैप्टर डिसाइड कर लिया, आपने प्रोजेक्ट वर्क किस टाइम पे देना है आपने ये डिसाइड कर लिया। ये दो चीज़ें आपकी निर्धारित हो गई। तीसरा आप निर्धारण करेंगे कि आपको इंडिविजुअल देना है या ग्रुप प्रोजेक्ट देने हैं। तो ये तीन चीज़ें आपकी एक प्रोजेक्ट वर्क में कंप्लीट हो गई। अब उस प्रोजेक्ट वर्क को करने के लिए मीन्स और मेथड, यानी कि बच्चा क्या क्या काम उस प्रोजेक्ट वर्क में करेगा, इसका निर्धारण करना है आपको। ये चौथा पॉइंट है कि मीन एंड मेथड्स, यानी क्या करेगा और कैसे करेगा। मीन एंड मेथड को इस तरह से समझिए कि अगर किसी को बुखार नापना है तो आप बैरोमीटर देंगे, है ना भाई? अगर किसी का बुखार नापना है तो आप बैरोमीटर देंगे? नहीं देंगे? क्या देंगे? चलिए, इसका मतलब है आप लोग जग रहे हैं। मेरी क्लास में खुली आंखों से सोना मना होता है, तो जो सो रहे थे वो भी उठ गए हैं शायद। खैर, तो थर्मामीटर देंगे। तो क्या आप बच्चे को पहले ये नहीं बताएंगे कि थर्मामीटर से हम क्या नापते हैं और थर्मामीटर की रीडिंग कैसे करनी है? बताएंगे ना। अगर उसे थर्मामीटर रीड करना नहीं आएगा तो वो बुखार नाप के करेगा क्या? तो जो मैंने बोला ना प्रोजेक्ट का मीन एंड मेथड्स, ये आपको उसको बताने हैं कि भाई जैसे मैंने बताया ना, ये थर्मामीटर है, इससे बुखार नापते हैं और इस तरह से नाप के इस तरह से रीडिंग लेते हैं। तो बच्चे को आपको ये नहीं करना है कि आपने बता दिया कि ये प्रोजेक्ट का तुम्हारा टॉपिक है, ये प्रोजेक्ट तुम्हें 10 दिन में ख़त्म करना है और अब जाके करके लेके आओ। वो फैसिलिटेटर नहीं होता, वो टीचर फैसिलिटेट नहीं कर रहा है। फैसिलिटेशन का मतलब ये है कि हम तुम्हें बताएंगे कि देखो यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे ये चीज़ है, इसको इस तरह से कर लो। अगर उसका कोई डाउट प्रोजेक्ट के बीच में भी आता है तो ये टीचर की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो बच्चे को बताए कि अच्छा यहाँ पे अगर ये दिक्कत आ रही है तो इसको ऐसे कर लो, सॉल्व हो जाएगा। और ये काम कई वर्षों से आईआईटी के प्रोफेसर्स करते आ रहे हैं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो चीज़ें नहीं हैं वो आईआईटी में होती हैं बहुत सालों से। तो आपको हैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी। जहाँ पे बच्चा थोड़ा सा इधर उधर होगा, आपको हैंड होल्डिंग उसकी करनी पड़ेगी। आपको उसको बताना पड़ेगा इसको ऐसे कर लो। तो मीन्स एंड मेथड्स आपको पता होने चाहिए, चौथी चीज़ थी। मीन्स और मेथड्स के बाद आप उसको कुछ की पॉइंट्स या कुछ वेबसाइट्स या कोई जगह है, ये चीज़ें बता सकते हैं कि भाई ये प्रोजेक्ट यहाँ पे हो जाएगा, इस तरीके से होगा। या आप इनकी वेबसाइट कंसल्ट कर लो, लाइब्रेरी में ये बुक को कंसल्ट कर लो, इस बुक को उठाओगे तो इनमें कई चीज़ें तुम्हें प्रोजेक्ट के लिए मिल जाएंगी। ठीक है, जिसे हम कहते हैं रेफरेंसेस। आप बच्चे को रेफरेंसेस भी दोगे। ऐसा तो नहीं है ना कि अगर आपको घर का राशन बच्चों से मंगाना है अपने घर में, तो आपसे बोला गया कि आप जाके 5 किलो आटा ले आइए, तो आप पेट्रोल पंप तो नहीं जाओगे आटा लेने? जाओगे? नहीं जाओगे, है ना? मेरी समझ से जाओगे। अरे भाई 5 किलो 10 किलो की बोरी है, बाइक में पेट्रोल कम है, तो बाइक पहले पेट्रोल पंप लेके जाएंगे कि पहले दुकान लेके जाएंगे? पेट्रोल पंप लेके जाएंगे। सोचने का अपना अपना नज़रिया है। पेट्रोल पंप भी जा सकते हैं भाई, मगर कहने का मतलब क्या है? मेरे आपको ये एग्जांपल देने का मतलब ये है कि आप तो सीधे बोले कि भाई नहीं जाएंगे पेट्रोल पंप क्योंकि हमें 5 किलो आटा लेने जाना है, ठीक है, मगर जिस गाड़ी से आपको जाना था उस गाड़ी में पेट्रोल इतना था ही नहीं, तो आप क्या करोगे? पहले पेट्रोल पंप जाओगे, पेट्रोल भरवाओगे, फिर आप दुकान पे आके आटा लोगे और फिर घर आओगे। ये इस एग्जाम्पल से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि कई बार ऐसा होगा
कि एम को अचीव करने के लिए आपको थोड़ा सा घूम के जाना पड़ेगा। तो प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए बच्चे को थोड़ा सा घूम के भी जाना पड़ेगा, उसको हर एक चीज़ बिल्कुल सही जगह नहीं मिलेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि पर्पस सॉल्व होना चाहिए, यानी प्रोजेक्ट पूरा होना चाहिए। तो बच्चा जब भटकेगा तो बच्चे को वापस टारगेट पे लेके आना एक टीचर का काम है। प्रोजेक्ट ऐसे ही नहीं हो जाते हैं, और प्रोजेक्ट के लिए आखिरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ड्यूरेशन। जिस ड्यूरेशन में आपने दिया है वो प्रोजेक्ट, आपको समझना पड़ेगा कि ये उसी ड्यूरेशन में, उसी समय अवधि में हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगर वो हो ही नहीं पाएगा तो आपको टाइम बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं लेसन प्लानिंग में, और इसीलिए लेसन प्लानिंग बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी एकेडमिक ट्रांजैक्शन का। अगर आपका लेसन प्लान नहीं है तो आप ये डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि आपको कब प्रोजेक्ट देना है, कितना टाइम देना है, कौन सा टॉपिक देना है, और कब उसको सबमिट करवाना है बच्चों से। और आपके सिलेबस में हर टॉपिक प्रोजेक्ट के लिए होगा नहीं। आप अगर अपना सिलेबस देखेंगे जो बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उसमें कुछ ही जगह ऐसी होंगी जहाँ पे आप प्रोजेक्ट दे सकते हैं, उसको आप निकाल के अलग से प्रोजेक्ट के लिए रख दीजिए। अब आता है इवैल्यूएशन का पार्ट, कि बच्चे ने प्रोजेक्ट कर लिया, दिशा निर्देश जो आपने दिए थे उसने सारी चीज़ें देखी और उसने प्रोजेक्ट बना के सबमिट कर दिया। अब बात आई टीचर की कि टीचर इवैल्यूएट कैसे करेगा। तो इवैल्यूएशन के बारे में आपको पता है कितने तरह के इवैल्यूएशन होते हैं? इवैल्यूएशन कितनी तरह के होते हैं, मूल्यांकन? हाँ बताइए। वेरी गुड। तो प्रोजेक्ट में कौन सा करेंगे? प्रोजेक्ट में दोनों भी जैसा टॉपिक हो, एक काउंट करने वाला टॉपिक होगा तो उसमें आएगा काउंटिंग वाला, और यदि गुण या किसी की विशेषता बताना है तो गुणात्मक आएगा। ठीक है, दोनों चीज़ें होंगी। एक क्वालिटेटिव असेसमेंट भी होगा, पर क्योंकि आपको प्रोजेक्ट के मार्क्स देने होंगे तो वो क्वांटिटेटिव असेसमेंट भी होगा, मात्रात्मक भी होगा, क्योंकि आपको मार्क्स भी देने हैं। मगर मार्क्स आप किस बेस पे देंगे? प्रोजेक्ट की क्वालिटी के ऊपर। ठीक है, तो आपको पहले से ये निर्धारित करना है कि इवैल्यूएशन आप किस तरह से करेंगे। प्रोजेक्ट में अभी तक क्या होता था कि लोग कहते थे कि भाई फाइल बना लो और फाइल लिख के ले आओ और जमा कर दो। अब बच्चे ने फाइल अपने छोटी बहन से लिखवाई, या अपने चाचा के बेटी से लिखवाई, या अपने भतीजे से लिखवाई, किससे लिखवाई हमें नहीं पता। जो लिख गया वो फाइल आके जमा हो गई, हमने प्रोजेक्ट वर्क मान लिया और हमने नंबर दे दिए। अब जो प्रोजेक्ट वर्क आते हैं वो इस तरह से होते हैं कि आपने जो प्रोजेक्ट वर्क दिया है, अगर वो ग्रुप प्रोजेक्ट है तो ग्रुप को ये निर्धारित करने दीजिए कि कौन सा व्यक्ति ग्रुप का क्या काम उस प्रोजेक्ट में करेगा। ये आप मत निर्धारित करिए। आप उनसे कहिए कि अपने प्रोजेक्ट वर्क में एक तुम ग्रुप लीडर डिसाइड करो, उनको करने दीजिए, जिसे हम कहते हैं डेमोक्रेटिक लीडरशिप। तो ये डेमोक्रेटिक लीडरशिप बच्चे में अगर पैदा करनी है तो ये प्रोजेक्ट वर्क बहुत अच्छा तरीका है। इस तरह की लीडरशिप को पैदा करने के लिए आप उस ग्रुप को बांट दीजिए। तो ग्रुप को बांटते समय एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा, सारे अच्छे बच्चे एक साथ और सारे सीख रहे बच्चे एक साथ। मैं उन्हें ख़राब तो नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि सीख रहे हैं। तो जो सीख रहे हैं वो सीख रहे बच्चे एक तरफ अगर हो गए तो वो कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, और सारे सीखे हुए बच्चे जो बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पा रहे हैं, अगर उनको भी आपने एक साथ कर दिया तो वो भी नहीं चल पाएगा। तो आपको ग्रुप इस तरह से बनाने हैं कि हर ग्रुप में अच्छा बच्चा और जो बच्चा सीख रहा है, जिसे अभी सीखना थोड़ा ज़्यादा है, उस बच्चे को, दोनों को मिक्स करके ग्रुप बनाएं। और उस ग्रुप को बनाने के बाद आप उस ग्रुप की ये जिम्मेदारी तय करें कि तुम डिसाइड करो कि तुम्हारा ग्रुप का लीडर कौन होगा। जब वो ग्रुप का लीडर डिसाइड हो जाए
तो उनको दूसरा इंस्ट्रक्शन ये देना है कि अब ग्रुप ये निर्धारित करेगा कि कौन सा व्यक्ति ग्रुप का प्रोजेक्ट में क्या काम करेगा। क्योंकि अगर सभी बच्चे उस रथ का सिर्फ एक ही पहिया बांधने में लग जाएंगे तो दूसरा पहिया छूट जाएगा, टाइम निकल जाएगा और दूसरा पहिया बंद नहीं पाएगा। तो वर्क एलोकेशन, कौन सा बच्चा क्या काम करेगा, ये भी उस ग्रुप को करने दें, उन्हें निर्धारित करने दीजिए, जिसे हम कहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। बच्चे यहाँ पे खुद जिम्मेदारी लेंगे कि ये हमारा लीडर है और हमने ये काम करना है, तो जो काम मेरे हिस्से आया वो मैं किस तरह से करूँगा। और आपके पास इस चीज़ का एक रिकॉर्ड होना चाहिए कि मैंने इतने ग्रुप्स बनाए हैं प्रोजेक्ट के लिए, इस ग्रुप का ग्रुप लीडर ये है और ग्रुप के इन बच्चों के पास ये काम है। और जब वो बच्चे उस प्रोजेक्ट को सबमिट करेंगे तो अब इवैल्यूएशन आपके लिए थोड़ा सा आसान हो गया। इवैल्यूएशन ये आसान हो गया कि आप उस प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन करा सकते हैं बच्चों से। इसका फ़ायदा क्या होगा, बच्चे ने प्रोजेक्ट सबमिट किया, आप चाहें तो आप उसको इवैल्यूएट करके और उसको चेक करके कि ये कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं हुआ है, जिसके कई सॉफ्टवेयर्स आते हैं और आप छोटा मोटा चेक आप खुद भी कर सकते हैं। इस तरह के चीज़ें आती हैं कि आप पेपर अपलोड करिए और वो बता देगा कि बच्चे ने कहाँ से कंटेंट उठाया है इंटरनेट से, वो सब बता देता है, और कितना % उठाया वो ये भी बता देगा। तो एक काम आप वो कर सकते हैं। दूसरा ये कि अगर वाकई में आप बच्चों को चाहते हैं कि बच्चों की कुछ सॉफ्ट स्किल यानी कम्युनिकेशन स्किल, उनका कम्युनिकेशन अच्छा हो, ठीक है, वो लोगों के सामने बोल सकें, बेहतर वक्ता बन सकें, ओरेटर्स बन सकें, तो आप उनके लिए प्रेजेंटेशन करा सकते हैं। और प्रेजेंटेशन के लिए आप हर ग्रुप को एक टाइम दे दें क्लास का ही कि तुम्हारे पास भाई 10 मिनट हैं प्रेजेंटेशन के लिए, बच्चे आके अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट करें और उसके बेस पे टीचर मार्किंग करे। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था डाइट के ट्रेनीज़ के साथ लास्ट ईयर। मैंने अलग अलग ग्रुप्स बना के और उन बच्चों को अलग अलग टॉपिक्स दे दिए थे, और उन बच्चों को मैंने बोला था कि मैं गूगल फॉर्म क्रिएट कर रहा हूं, और उस गूगल फॉर्म को क्रिएट करके मैंने लिंक शेयर कर दिया था हर ग्रुप के लीडर को। उन्होंने पीपीटी वगैरह बनाई और उन्होंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस वगैरह बना के उस गूगल फॉर्म पे अपलोड कर दिया। उन्होंने अपलोड किया तो जो अपलोड कर रहा था, अच्छा एक चीज़ और, टाइम का ध्यान रखने के लिए मैंने ये किया था कि जो मैंने गूगल फॉर्म बनाया था तो मैंने प्रोजेक्ट की जो डेट दी थी, सपोज़ करिए कल 30 तारीख है, मैंने प्रोजेक्ट की डेट दी 30 तारीख। तो उस दिन मैंने किया क्या, उस दिन मैंने ये किया 30 तारीख को कि 30 तारीख की रात 11:59 पे वो गूगल फॉर्म अपने आप शट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यानी कि अगर आप रात को 12 बजे, जहाँ पे 31 तारीख या 1 तारीख लग गई है, अगर कोई सबमिट करना चाहेगा तो सबमिट नहीं होगा क्योंकि लिंक काम नहीं करेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने टाइम बाउंड कर दिया। मैंने सबसे पहले ये निर्धारित किया कि टाइम तो 1 मिनट ज़्यादा नहीं मिलेगा तुम्हें, ठीक है। अब उस टाइमलाइन में जितने लोगों के प्रोजेक्ट आ गए, उनके प्रोजेक्ट को मैंने तो इवैल्यूएट कर लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने उनको प्रेजेंटेशन का टाइम दिया कि अब 1 हफ्ते प्रेजेंटेशन चलेगी और इस दिन क्लास में ये 2 ग्रुप प्रेजेंटेशन करेंगे। 40 मिनट की क्लास में 2-2 ग्रुप को रोज़ प्रेजेंटेशन कराया। प्रेजेंटेशन कराने से पहले मैंने एक फॉर्मेट बनाया जिसे हम कहते हैं पीयर इवैल्यूएशन। सुना है इसके बारे में NEP 2020 में? पीयर इवैल्यूएशन किसी ने सुना है? पीयर इवैल्यूएशन का मतलब कि बच्चे का एक इवैल्यूएशन उसके खुद के साथ ही करेंगे। एक इवैल्यूएशन टीचर करेगा और एक इवैल्यूएशन उसके खुद के साथ ही करेंगे। तो मैंने एक फॉर्मेट बनाया और उसमें मैंने कुछ क्राइटेरिया बना दिए कि पावर पॉइंट में ये चीज़ें होनी चाहिए, और आखिरी में एक 5 नंबर का मैंने रखा कम्युनिकेशन स्किल,
कि जो बच्चा प्रेजेंट कर रहा है या जो ग्रुप प्रेजेंट कर रहा है उसकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, उस पर भी मैंने मार्किंग करवाई। तो होता ये था कि जब 7-8 ग्रुप बने तो जब एक ग्रुप प्रेजेंट कर रहा होता था तो मैं तो उसको इवैल्यूएट कर ही रहा हूँ प्रेजेंटेशन, बच्चे भी इवैल्यूएट कर रहे हैं। हर ग्रुप का एक लीडर प्रेजेंटेशन इवैल्यूएट कर रहा है और वो अपने ग्रुप से पूछ के नंबर दे रहा है कि अगर हम ये 4 लोग हैं तो भाई बताओ इसकी प्रेजेंटेशन कैसी चल रही है, कहाँ ये कम है, कहाँ ये बेहतर कर रहा है। और फिर हम चारों मिलके उसका एक फॉर्म फिल कर देते थे पीयर इवैल्यूएशन का। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि मेरी इवैल्यूएशन, प्रेजेंटेशन की मेरी इवैल्यूएशन और प्रेजेंटेशन की बच्चों की इवैल्यूएशन, पीयर ऑब्जर्वेशन, ठीक है, इन तीनों को मैंने मिलाया और तब मैंने मार्क्स दिए बच्चों को। अब इसमें क्या होगा, इसमें होगा ये कि आपने जितने भी मार्क्स अलॉट किए हैं ना प्रेजेंटेशन के, पीयर इवैल्यूएशन के और आपके अपने इवैल्यूएशन के, आपको इसको प्रोरेट करना पड़ेगा। सपोज करिए आपने 10 नंबर के कर दिए तीनों, 30 मार्क्स का हो गया, मगर आपको हो सकता है कि एकेडमिक सेशन में लास्ट में रिपोर्ट कार्ड में चढ़ाने के लिए आपको 10 ही नंबर का प्रोजेक्ट दिखाना पड़े। तो जो नंबर 30 में से आए हैं उसको आप 10 नंबर के हिसाब से प्रोरेट कर लीजिए। मैथ्स में प्रोरेशन होती है कि भाई अगर 30 में से 15 नंबर हैं तो 10 में से कितने हुए, 5, ये प्रोरेशन होता है। तो ये प्रोरेट आपको करना पड़ेगा। मगर अगर आप इस तरह से प्रोजेक्ट वर्क देंगे तो बच्चे प्रोजेक्ट वर्क करेंगे। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है, इसमें बच्चे सेंटर में हैं, आप साइड में हैं, बच्चे सेंटर में हैं, सारी चीज़ें वही करेंगे, सब कुछ वो करेंगे। और ये जो है इसे हम कहते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जिसकी मैं बात कर रहा था, एक्सपीरियंशियल लर्निंग है ये। और आप में से अगर किसी को पता हो तो मुझे बताइए कि सबसे अच्छी एलिमेंट्री या प्राइमरी एजुकेशन दुनिया में किन 2 देशों की है? ऐसे कौन से देश हैं जहाँ की प्राइमरी या एलिमेंट्री एजुकेशन दुनिया की सबसे अच्छी एजुकेशन सिस्टम मानी जाती है, जिसको इंडिया में लोग स्टडी कर रहे हैं, यूपी के लोगों ने भी स्टडी किया है। और अभी जो आप बदलाव देख रहे हैं यूपी में प्राइमरी स्कूलों में, परिषदीय में, वो सारे चेंजेस वहीं से आ रहे हैं। दुनिया की बात कर रहा हूँ, देश की। कौन सा देश? दुनिया में वो कौन सा ऐसा देश है? स्वीडन एक देश है, और एक और देश का नाम बताइए। फिनलैंड। हाँ, स्वीडन और फिनलैंड, यहाँ की प्राइमरी या एलिमेंट्री एजुकेशन दुनिया की सबसे अच्छी मानी जाती है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वहाँ पे अगर बच्चा नर्सरी में है, केजी में है या क्लास 1 में भी है, तो एक एग्जाम्पल देता हूँ कि उसको सिखाया कैसे जाता है। एक बच्चे को सिखाना है कि एटीएम से ट्रांजैक्शन कैसे होती है। एटीएम ट्रांजैक्शन आप सभी लोग करते होंगे, करते हैं ना? वहाँ पे कैसे सिखाया जाता है? जब बच्चा 5 साल का या 6 साल का होता है तो वो एक सिमुलेशन मशीन बनाते हैं, सिमुलेटर मशीन। वो सिमुलेशन मशीन क्या होती है? वो एटीएम मशीन होती है और वो बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे कोई भी एटीएम मशीन काम करती है। उसमें सिर्फ नोट जो होते हैं वो नकली होते हैं, प्लास्टिक नोट होते हैं। बच्चे को एक कार्ड दिया जाता है, बच्चा टीचर की देखरेख में क्लास में जाएगा, टीचर उसको बताएगा ये एटीएम कार्ड है, इसको इस तरह से डालो। वो बच्चा एटीएम कार्ड लेगा, एटीएम में लगाएगा, फिर उसको बताया जाएगा कि एटीएम में ये स्क्रीन होती है और यहाँ पे ये जो बटन्स हैं इससे पिन कोड डाला जाता है। तो बच्चा एक कार्ड लगाएगा, स्क्रीन आएगी, स्क्रीन पे वो क्लिक करेगा, उसको सिखा रहा है टीचर, क्लिक करेगा, बच्चा खुद करेगा, टीचर कुछ नहीं करेगा, टीचर सिर्फ बताएगा ये करो। बच्चा जाएगा, विड्रॉल पे जाएगा, फिर अपना एटीएम पिन डालेगा, जो भी वो डालेगा,
फिर वो अमाउंट डालेगा। अब ये सोचिए कि जो कक्षा 1 या 2 का बच्चा है वो इस लर्निंग से क्या चीज़ सीख रहा है? मनी ट्रांजैक्शन, मैथ्स सीख रहा है। वो उसको पता नहीं है कि वो मैथ्स सीख रहा है, मगर वो गणित के 2 चीज़ें सीख गया। एक, 10 और 10 का नोट जोड़ोगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो अमाउंट डालेगा। अमाउंट मतलब अमाउंट के लिए उसको पता होना चाहिए कि 100 कितना होता है, 200 कितना होता है, वो उसको डालेगा, पिन डालेगा। और पिन डालने के बाद जब वो करेंसी बाहर निकल के आती है तो टीचर उससे कहता है कि तुमने कितने पैसे इसमें डाले थे, तो वो बताएगा कि मैंने इतने डाले थे। तो टीचर बोलेगा आप ज़रा इसको कैलकुलेट करके बताओ कि ये जो तुम्हारे पैसे निकले हैं ये उतने ही पैसे हैं जितने तुमने एटीएम से चाहे थे। तो बच्चा क्या सीख गया? 2 चीज़ें सीख गया। एक, वो मैथ सीख गया, करेंसी को जोड़ा कैसे जाता है, वैल्यू कैसे निकलती है करेंसी की। दूसरा क्या सीख गया? एटीएम ट्रांजैक्शन होता कैसे है। ये है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। अब वो बच्चा कभी भूल पाएगा एटीएम ट्रांजैक्शन? ये है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो प्रोजेक्ट वर्क हमेशा इस तरह से दीजिएगा कि बच्चा कुछ सीखे, उसमें इतनी चीज़ें होनी चाहिए। और आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जब आप कोई प्रोजेक्ट वर्क दे रहे हैं तो उसका आउटकम क्या होगा, यानी ये प्रोजेक्ट करने के बाद बच्चा क्या क्या चीज़ें सीख जाएगा। अब आते हैं इवैल्यूएशन के बाद एग्जामिनेशन। आपने इवैल्यूएशन कर लिया, आपको ये तरीका मैंने बता दिया। प्रोजेक्ट वर्क में जो आपने चैप्टर दिया है उसका लेसन प्लान बनाते समय आपने जो लर्निंग आउटकम बनाए थे कि इस प्रोजेक्ट वर्क को करने के बाद बच्चे में ये दक्षताएं आ जाएंगी, ये दक्षताएं आ जाएंगी, इतनी चीज़ें वो जान जाएगा और इतनी चीज़ें वो कर लेगा। एग्जामिनेशन का क्वेश्चन अगर उस टॉपिक से आप बना रहे हैं तो वो लर्निंग आउटकम पे बेस्ड होना चाहिए, आधारित होना चाहिए वो लर्निंग आउटकम के ऊपर। क्योंकि अगर मैंने बच्चे को ये सिखाया है कि मैं उसे आम बनाना सिखाऊंगा कि आम का चित्र कैसे बनाते हैं और आम किस रंग का होता है, तो उससे आप ये मत पूछिएगा कि इमली किस तरह की होती है। तो लर्निंग आउटकम में मैंने अगर उसको ये सिखाया है कि आम कैसे बनाते हैं और उसका रंग क्या होता है, तो आपको पूछना भी वही है। आप कैसे भी घुमा के पूछिए, मगर इवैल्यूएशन उसका वही होगा जो आपने सिखाया है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने सिखाया प्रोजेक्ट में उसको कुछ और है और हम पूछ कुछ और रहे हैं उससे। इसीलिए ज़रूरी होता है लर्निंग आउटकम। तो हमने जो उसको प्रोजेक्ट में सिखाना चाहा, जब एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन हम दे रहे हैं उस टॉपिक से, तो हमको वो आउटकम पे आधारित ही सवाल बनाना है। अगर हम उस बच्चे को दे रहे हैं कि हमें बच्चे को 2 अंकों की संख्याओं का जोड़ आना चाहिए, ये हमारा लर्निंग आउटकम है, तो आप क्या सवाल पूछेंगे उससे पेपर में? सब्सट्रैक्शन का तो नहीं पूछेंगे, एडिशन का ही पूछेंगे ना। यही प्रोजेक्ट वर्क में भी होना है। अगर प्रोजेक्ट वर्क में बच्चा ये सीख जाएगा या इसके बारे में जान जाएगा तो फिर उसी चीज़ के बारे में पूछिएगा। यही सही तरीका है एग्जामिनेशन में पेपर को सेट करने का, कि बच्चे में क्लास 1 to 5 है, क्लास 6 to 8 है या क्लास 9 to 12 है। सिर्फ इम्पॉर्टेंट ये है कि एक क्लास में बच्चे को इतनी दक्षताएं आनी चाहिए। ठीक है, सपोज़ करिए कि अगर इंग्लिश का है तो इंग्लिश में उसे नाउन आना चाहिए, प्रेपोजिशन आना चाहिए, कंजंक्शन आना चाहिए। ठीक है, मैथ्स है तो उसे मल्टीप्लिकेशन एडिशन आनी चाहिए, और एडिशन जो आनी चाहिए उसको सिंगल डिजिट नंबर की भी आनी चाहिए, डबल की भी आनी चाहिए। तो ये दक्षताएं आप बना लें अपने क्लास में कि इस साल में बच्चे को ये दक्षताएं मैथ्स में या साइंस में या हिंदी में, इंग्लिश में इतनी दक्षताएं उसे पा लेनी है। उन्हीं दक्षताओं पे आधारित आपका एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर होना चाहिए,
ताकि आपको ये पता चले कि बच्चे ने वो दक्षताएं हासिल कर ली जो कक्षा 11 में उसे आनी चाहिए थी। क्योंकि आज भी अगर आप असर, एक सर्वे होता है जो भारत सरकार कराती है, और असर के सर्वे में ये निकल के आया था, आज से 3 साल पहले ये चीज़ निकल के आई थी कि पूरी यूपी में, पूरे देश में तो था ही, पूरी यूपी में ये निकल के आया था कि कक्षा 4 का या 5 का बच्चा हिंदी में, हिंदी रीडिंग जो जिसे हम कहते हैं, हिंदी रीडिंग में वो कक्षा 2 की किताब भी नहीं पढ़ पाता है, कक्षा 4 का बच्चा। इसका मतलब उसने कक्षा 2 की दक्षताएं हासिल करी ही नहीं। तो जो कक्षा 2 की दक्षताएं जिसने हासिल नहीं करी, आप उसे अगर कक्षा 4, 5, 6 में लेके जाओगे तो आपको क्या लगता है कि वो मैथ्स समझ लेगा? अच्छा, भाषा में अगर वो रीड नहीं कर पा रहा, तो भाषा में ज़रूरी क्या है? भाषा में ज़रूरी है एक, सुन पाना, समझ पाना, बोल पाना, पढ़ पाना और लिख पाना। तो अगर पढ़ नहीं पा रहा तो इसका मतलब लिख भी नहीं पाएगा। ठीक है, अब ये बताइए कि ऐसा स्टूडेंट कभी भी अच्छे लेटर्स, अच्छा एसे, निबंध लिख लेगा? फिर आप कहोगे कि हाई स्कूल में फेल हो गया। फेल तो वो कक्षा 2 में ही हो गया था, आपको पता, उस कक्षा 10 में जाके पता चला। फेल तो वो कक्षा 2 में ही हो गया था, क्योंकि वहाँ से जो दक्षताएं थीं जब उसने नहीं पूरी करी तो 8 साल में उसका बेस बना ही नहीं, तो हाई स्कूल में पास कहाँ से होगा वो? तो इसीलिए प्रोजेक्ट वर्क किस लिए दिया जा रहा है, क्या उसका आउटकम होगा, और बच्चे ने वो आउटकम हासिल किया या नहीं किया, ये देखना प्रोजेक्ट वर्क में बहुत ज़रूरी है। तो आप को मेरा ये सजेशन है कि आप जब प्रोजेक्ट वर्क बनाएं तो सबसे पहले आप पूरा सिलेबस देखें और उसके वो टॉपिक उठाएं जहां से आप प्रोजेक्ट वर्क दे सकते हैं, और स्कूल लेवल पे साल में एक सब्जेक्ट में एक ही प्रोजेक्ट दीजिए। ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट में 2 प्रोजेक्ट मिल गए। जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उसमें एक साल में एक प्रोजेक्ट आना चाहिए, और उसके लिए बच्चे को आराम से टाइम दीजिए। और ये भी आपको तय करना है कि वो प्रोजेक्ट ग्रुप प्रोजेक्ट होगा या इंडिविजुअल प्रोजेक्ट होगा, उसके लिए उस हिसाब से टाइम भी दीजिए। ठीक है, अगर आपकी कोई डाउट है, कोई क्वेरीज हैं तो आप पूछिए मुझसे। किसी का कोई भी सवाल हो। अभी यहाँ से जाने के बाद आपको स्कूल में काम करना पड़ेगा, और ऐसा ज़्यादा कोई विद्वान मिलेगा नहीं आपको इस बारे में जानकारी, कोई उसके सही कंसेप्ट नहीं पता है मुझे। प्रोजेक्ट वर्क कैसे क्या है, आपको इसको समझ नहीं आ रही है। बच्चा फेल हो जाएगा, फिर उसको क्या करेंगे? सवाल सबको सुनाई देगा तो जवाब समझ में आएगा। जो बच्चा कक्षा 2 में फेल हो गया था, तो उसका पता हम कैसे लगाएंगे कि ये फेल हो गया है? अच्छा सवाल है। जो बच्चा कक्षा 2 में फेल हुआ था, पहली चीज़ तो सीबीएसई ने या स्कूल एजुकेशन ने बच्चे को कक्षा 5 तक फेल करना मना कर दिया है, तो आप तो प्रमोट करोगे। मगर अगर आप बच्चे का कॉन्टीन्यूअस असेसमेंट, एक चीज़ होती है कॉन्टीन्यूअस असेसमेंट, मतलब समेटिव असेसमेंट, जिसमें आपने महीने में 2 चैप्टर पढ़ा है, आपने उस 2 चैप्टर का एक टेस्ट ले लिया 4 सवाल बना के। ठीक है, जब आप वो टेस्ट ले लेंगे तो आपको बच्चे का लर्निंग गैप पता चल जाएगा कि बच्चे को क्या आता है क्या नहीं आता। ठीक है, जो बच्चे को नहीं आता है उसके लिए तैयार की जाती है उपचारात्मक शिक्षण विधि, यानी कि रेमीडियल टीचिंग प्लान। अब उस रेमीडियल टीचिंग प्लान में जितने बच्चे हैं जिनके वो लर्निंग आउटकम पूरे नहीं हो रहे हैं, वो दक्षता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों का ग्रुप बना के उनको आप पढ़ाएंगे। और वो रेमीडियल टीचिंग, जैसे प्राइमरी में अब जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि वो रेमीडियल टीचिंग जो है वो रोज़
के टाइम टेबल का जो पहला क्लास होता है, फर्स्ट क्लास ऑफ द डे, दिन का, उस एक क्लास में बच्चे को वही पढ़ाया जाता है जिसमें वो कमज़ोर है, रेमीडियल टीचिंग। और रेमीडियल टीचिंग जो आपने पढ़ाया उसको हफ्ते 2 हफ्ते पढ़ाया, आपने फिर से एक टेस्ट लिया, आपने देखा कि बच्चा इम्प्रूव कर रहा है, तो इसका मतलब वो सीख रहा है, और जब सीख रहा है तो इसका मतलब वो दक्षताएं हासिल कर रहा है। तो बच्चे का लर्निंग गैप इस तरह से कम किया जाता है। इसी तरह से बच्चा कक्षा 2 में था, वो दक्षताएं कुछ पूरी नहीं कर पाया, जब वो कक्षा 3 में गया तो कक्षा 3 का जो पहला महीना है, अप्रैल, जब नया सेशन शुरू होता है, उस पूरे अप्रैल में रोज़ दिन का पहला क्लास ऐसे कमज़ोर बच्चों के लिए जिनकी पिछली दक्षता पूरी नहीं हुई। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट होती है रेमीडियल टीचिंग। हालांकि प्रोजेक्ट वर्क की हम बात कर रहे थे, तो प्रोजेक्ट वर्क में रेमीडियल की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि उसमें आपने प्रोजेक्ट दिया है, प्रोजेक्ट जो है वो एक पार्ट होगा उसके इवैल्यूएशन का, आकलन का एक हिस्सा होगा, पूर्ण आकलन नहीं होगा। क्योंकि पूर्ण आकलन के लिए बच्चा उस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल भी देगा, बच्चा उसका रिटन पेपर भी देगा, और बच्चा प्रोजेक्ट भी देगा, तो तीनों चीज़ें मिला के होंगी। और किसी का कोई डाउट प्रोजेक्ट वर्क को लेके? कोई एक सब्जेक्ट के ऊपर प्रोजेक्ट कार्य बता देते किस प्रकार का प्रोजेक्ट कार्य होना चाहिए, किस तरह का प्रोजेक्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं वोकेशनल एजुकेशन की। क्लास 9 to 12 में वोकेशनल आने वाला है माध्यमिक में, और वोकेशनल ट्रेनिंग ही है एक ऐसी चीज़ है जो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बात करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एक सब्जेक्ट हम ले लेते हैं, वो सब्जेक्ट हम लेते हैं ज्योग्राफी। ठीक है, हमने ज्योग्राफी ले लिया, भूगोल। अब भूगोल में हमें ये पता चलता है कि कोई एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे किसी तरह की फसल की पैदावार बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो हमने बच्चों को क्या प्रोजेक्ट दिया, हमने बच्चे को ये बोला कि आप अपने आसपास के क्षेत्र में जाके ये देखें कि इस इलाके में सबसे अच्छी पैदावार इस फसल की है तो क्यों है, उसके कारण पता करें। ठीक है, बच्चा क्या करेगा, बच्चा प्रोजेक्ट लिखेगा, लिखने के बाद बच्चा उस क्षेत्र का सर्वे करेगा, ज्योग्राफी का पार्ट है सर्वे। जब वो सर्वे करेगा तो वो कुछ ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आएगा जो उस तरह की खेती करते हैं, वो उनके साथ बैठेगा, वो जानेगा कि वो क्या कारण हैं जिनसे खेती इतनी अच्छी होती है। तो क्या वो मिट्टी की वजह से है, क्या वो बेहतर बीजों की वजह से है, क्या वो बेहतर मौसम की वजह से है। ठीक है, तो जब वो इन चीज़ों को स्टडी करेगा तो क्या क्या चीज़ें स्टडी कर लेगा ज्योग्राफी में, क्लाइमेटिक कंडीशन, जलवायु कैसी है उस जगह की, वहाँ का इरिगेशन सिस्टम कैसा है, सिंचाई व्यवस्था कैसी है, वहाँ उन्नत किस्म के बीज किस तरह से आते हैं, और वो मार्केट तक अगर पहुँचता है तो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं कैसी हैं, रोड की सुविधाएं कैसी हैं, और क्या बेहतर हो सकता है कि ये जो चीज़ है ये और बेहतर हो, यानी कि किसानों को क्या क्या दिक्कतें आती हैं, शायद वो और अच्छी पैदावार कर सकें। तो प्रॉब्लम एरिया भी आ जाएगा। ये है एक तरह का प्रोजेक्ट, ये होता है प्रोजेक्ट वर्क में। और वो सीखेगा क्या, वोकेशनल एजुकेशन में क्या सीखेगा, खेती, कृषि सीखेगा, कैसे होती है, करते कैसे हैं इसको। और किसी की कोई डाउट, कोई क्लैरिफिकेशन, कुछ भी हो अभी पूछ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना आप सीख रहे हैं, यहाँ आप सीख रहे हैं, क्लास में जाके आप सिर्फ सिखा सकते हैं, आप पूछ नहीं सकते। क्लास में आप सिर्फ बता सकते हैं, आप पूछ नहीं सकते क्लास में किसी से। यहाँ पे आप एज अ ट्रेनी बैठे हैं, वहाँ पे आप एज अ फैसिलिटेटर होंगे, वहाँ पे अगर कोई डाउट हुआ
तो आप किसी से नहीं पूछ पाएंगे। ग्रुप प्रोजेक्ट कैसा होना चाहिए और इंडिविजुअल प्रोजेक्ट कैसा होना चाहिए? इंडिविजुअल प्रोजेक्ट मैंने बोला कि टाइम का ध्यान रखिए। अगर आप कोई प्रोजेक्ट छुट्टियों में प्लान कर रहे हैं तो आपको ये देखना है कि छुट्टियों के टाइम पे हम जो प्रोजेक्ट देंगे वो इंडिविजुअल देंगे। अब इंडिविजुअल प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि पूरे क्लास में सारे बच्चे एक ही प्रोजेक्ट को करेंगे। एक तो ये, दूसरा ये कि आपने बच्चों को अलग कर लिया कि रोल नंबर 1 से 10 के बच्चे ये प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, 11 से लेके 20 तक के बच्चे इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, ठीक है। मगर वो अकेले काम करेंगे, उस पर वो सारे काम अकेले करेंगे। जब आपने कोई टॉपिक ग्रुप के लिए सेलेक्ट किया तो आपको उसमें ग्रुप बनाने पड़ेंगे कि भाई 5 बच्चों का ग्रुप बनेगा या 4 बच्चों का ग्रुप बनेगा या उससे ज़्यादा का ग्रुप बनेगा। मगर फिर आपको निर्धारित ये करना पड़ेगा कि कम से कम उस प्रोजेक्ट में इतनी चीज़ें रहें कि जैसे अगर 4 लोग आप ग्रुप बना रहे हैं तो वो चारों के पास कोई काम हो, चारों के पास कोई काम आए प्रोजेक्ट में। ऐसा ना हो कि प्रोजेक्ट का टॉपिक आपने ऐसा सेलेक्ट कर लिया कि काम एक ही 2 को करना हो, बाकी 2 खाली बैठे रहें। तो इन्वॉल्वमेंट, चारों का इन्वॉल्वमेंट, 5 का बनाया तो 5 का इन्वॉल्वमेंट, बच्चों को इंगेज रखना है। तो ग्रुप में कितने का ग्रुप होगा ये आपको डिसाइड करना है, ये सोच के कि मुझे काम क्या क्या देना है। और इंडिविजुअल प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन इंडिविजुअल होगा। ग्रुप प्रोजेक्ट का जब आप इवैल्यूएशन करेंगे तो ग्रुप में आप ये देखेंगे कि किस बच्चे ने क्या क्या काम किया है, और जब आप 5 या 4 को नंबर दें तब फिर उस नंबर को एवरेज आउट करना पड़ेगा आपको कि अगर मैंने ग्रुप को 30 में से 25 नंबर दिए हैं तो हर बच्चे को 10 में से कितना नंबर देंगे, ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और किसी का कोई डाउट पीछे? जी, जो प्रोजेक्ट बच्चा बनाएगा वो क्या क्या फाइल के अलावा क्या क्या दे सकता है इस चीज़ों का कुछ? देखिए, फाइल के अलावा बच्चा एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकता है। वो तो बनाएगा, इसके अलावा नहीं, फाइल अलग। फाइल में तो वो चीज़ों के बारे में बताता है, रिपोर्ट के बारे में होता है डे 1। प्रोजेक्ट डायरी या प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो बनती है वो बनती है डे 1। ग्रुप ने ये चीज़ें करी, इतनी चीज़ें हुई। दूसरा प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप करवा सकते हैं। तीसरा आप करा सकते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। ग्राउंड रिपोर्ट मतलब बच्चा जहाँ जा रहा है वहाँ की वो फ़ोटो वगैरह खींचे, छोटे से वीडियोस बनाए 1-2 मिनट के, जिनसे वो एक्सपर्ट से बात कर रहा है उनके साथ इंटरव्यू लेते हुए, बात करते हुए वो बनाए वीडियोस, छोटे से पिक्चर्स ले। डॉक्यूमेंटेशन मतलब अगर वो बच्चे को डॉक्यूमेंट मिल सकते हैं उस संस्थान से या उस जगह से, तो वो किसी तरह का वो कोई डॉक्यूमेंट एज अ प्रूफ लेके आए कि ये चीज़ें थी और ये लिस्ट है उनकी और हमने इस तरह से काम किया, तो डॉक्यूमेंटेशन। एक और सबसे बड़ी चीज़ है प्रोजेक्ट के लिए, अगर बच्चा किसी संस्थान में जा रहा है तो या ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा है तो वहाँ पे बच्चे एक लेटर साइन करा के ले आएँ कि भाई ये इस तारीख में बच्चे यहाँ आए थे और इन्होंने इस चीज़ पे काम किया है। ठीक है, इस तरह से आप करवा सकते हैं। आप बच्चों के वीडियोस बना के ले सकते हैं एज अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये भी आप कर सकते हैं। तो इतने तरीक़ों से आप प्रोजेक्ट करवा सकते हैं। भाई साहब, जो साहित्यिक विषय होते हैं उनमें बिंदु कैसे निर्धारित किए हैं कि किन बिंदुओं पर हमें प्रोजेक्ट वर्क देना है? क्रिटिकल एनालिसिस होती है लिटरेचर में, बच्चों को दीजिए करने के लिए और उनसे बोलिए कि लाइब्रेरी में किताबें, तो अगर आपको पता हो तो रेफरेंस एक चीज़ होती है जहाँ पे आप रेफरेंस या बिब्लियोग्राफी देते हैं कि अगर हमने ये क्रिटिकल एनालिसिस करी है चीज़ों की तो हमने इस लेखक की इस पुस्तकों से चीज़ें देखी हैं, या हमने ई लाइब्रेरी में गए तो ई लाइब्रेरी में ऑनलाइन लाइब्रेरी हमने सर्च करी, वहाँ से ये चीज़ें उठाई हैं, या किसी शोध से कोई चीज़ उठाई है हमने, उन्होंने क्रिटिकल एनालिसिस कर रखी थी किसी लिटरेचर की या उनके लेखन शैली की, है ना, वहाँ से आप ले सकते हैं।
इंग्लिश में, इंग्लिश के प्रोजेक्ट्स में आपके जो सिलेबस में जो राइटर्स हैं, ठीक है, जैसे मैंने सर को भी बताया कि आप उनके वर्क का क्रिटिकल एनालिसिस करा सकते हैं। ठीक है, आप सपोज़ करिए कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोयम दी है सिलेबस में, आप रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर कोई प्रोजेक्ट दीजिए कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो किस शैली का लेखक है, किस शैली के लेखक थे, किस तरह की रचनाएं उन्होंने करी, उनकी सबसे अच्छी रचनाएं कौन सी थी, और किसी एक रचना को क्रिटिकली इवैल्यूएट करो, क्रिटिकल एनालिसिस करो। मगर उनके रेफरेंसेस ज़रूर मांगिएगा कि कहाँ से ये लेके आए हो, कौन सी वेबसाइट या कौन सी किताब तुमने देखी है, वो रेफरेंसेस ज़रूर मांगिएगा। और किसी के कोई सवाल? अगर हम ग्रामर पार्ट की बात करें तो आप बच्चों को टॉपिक दे सकते हैं ग्रामर में। जैसे आप उनको बोल सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट में टेंसेस जो हैं, ये टेंसेस को पहले तो क्लासिफाई करो, और टेंसेस को क्लासिफाई करने के बाद तुम्हें एक वीडियो बनानी है। ठीक है, एक वीडियो बनानी है जिसमें तुम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करोगे और उसको यूज़ कैसे करते हैं वो उसका भी जिक्र एक वीडियो में करोगे। ठीक है, अब है क्या, अगर आपने 2-3 सालों में इस तरह से बच्चों से प्रेजेंटेशन करा के वीडियो इकट्ठे कर लिए और आपके स्कूल की वेबसाइट है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप स्कूल का एक YouTube चैनल बना के वो ग्रामर के वीडियोस आप उस YouTube चैनल पे डाल सकते हैं और उसका लिंक अपने स्कूल की वेबसाइट पे दे सकते हैं। जब मैंने 2011-12 में यूनिवर्सिटी ज्वाइन करी थी, तो क्योंकि मेरी मेरी मेजर फील्ड स्पोर्ट्स की है और मेरी सारी क्वालिफिकेशन स्पोर्ट्स साइंस की है, तो हमारे यहाँ जो मास्टर डिग्री या बैचलर्स में जो स्टूडेंट होते थे वो सारे स्पोर्ट्समैन होते थे, और वो ऐसे लेवल के प्लेयर होते थे जो देश के लिए भी खेल रहे हैं, स्टेट के लिए भी खेल रहे हैं, अपने अपने स्टेट के लिए खेल रहे हैं। तो पूरे साल वो पढ़ नहीं सकते थे क्लास में रह के, और उनके लेक्चर मिस होने का मतलब है कि फिर उनको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम होगी। तो मैंने एक ब्लॉग बनाया उस टाइम पे, और मेरे जितने भी लेक्चर होते थे सब्जेक्ट के, वो मैं उस ब्लॉग पे उसकी पीपीटी अपलोड कर देता था उस कोर्स के नाम से कि ये इस सब्जेक्ट के इस टॉपिक का कोर्स है ये। उससे होता क्या था कि मेरा स्टूडेंट चाहे जहाँ हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे इंडिया के बाहर हो, चाहे वो कहीं भी खेल रहा हो, मैंने आज सुबह के लेक्चर में क्या पढ़ाया है ये रात तक उसको मिल जाएगा। वो जाएगा, लिंक पे क्लिक करेगा, पीपीटी डाउनलोड हो जाएगी, वो पढ़ना चाहे पढ़ ले, वो प्रिंट आउट निकालना चाहे प्रिंट आउट निकाल ले। तो इससे होता क्या था कि टेक्नोलॉजी का मैंने ये यूज़ किया कि बच्चा कम से कम कहीं भी रहे उसको ये पता रहे कि आज पढ़ाया क्या जा रहा है क्लास में, और वो कंटेंट उसको मिल जाए ताकि वो एग्ज़ाम के टाइम पे कम से कम पढ़ सके। तो आप ये भी कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट के आप बहुत अच्छे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अच्छे प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं तो उसके वीडियोस, उसकी पीपीटीज़ वगैरह आप अपलोड करें ताकि जो दूसरे बच्चे हैं वो उसको देख सकें, वो उसको जान सकें। मगर यहाँ पे ध्यान ये रखिएगा कि प्रोजेक्ट को एज़ इट इज़ मत डाल दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने प्रोजेक्ट एज़ इट इज़ डाल दिया तो अगले साल के बच्चे उसे कॉपी करने लगेंगे। तो वो कॉपी वाली प्रथा हमको रोकनी है। आपको एक दो मैं साइट्स बता देता हूँ जहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं कि बच्चे ने कहीं वेबसाइट से कॉपी पेस्ट करके तो नहीं लिखा है चीज़ों को। तो उसके लिए एक आता है ग्रामरली। ग्रामरली एक साइट है, उस पर भी आप चेक कर सकते हैं, या फिर आपको सबसे आसान तरीका बता देता हूँ। अच्छा, सबसे आसान आपको बताता हूँ। आप सिर्फ इतना डाल दीजिए गूगल पे जाके, प्रोजेक्ट प्लेजरिज्म,
प्लेजरिज्म मतलब प्लेजराइज्ड जो होता है, प्लेजराइज्ड कंटेंट यानी कॉपी कंटेंट। आज आपने प्रशिक्षार्थियों को किस विषय पर प्रशिक्षण दिया? आज का जो प्रशिक्षण था वो विद्यार्थियों के लिए था कि स्कूल एजुकेशन में प्रोजेक्ट वर्क को कैसे इंक्लूड किया जाए, कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाए, और प्रोजेक्ट वर्क के द्वारा एक्सपीरियंशियल लर्निंग को बढ़ावा दे सकते हैं स्कूल एजुकेशन सिस्टम में। जो प्रोजेक्ट वर्क था उस पर थोड़ा आप विस्तार से बता दीजिए। देखिए, प्रोजेक्ट वर्क सब्जेक्ट वाइज हो सकता है, और सब्जेक्ट वाइज प्रोजेक्ट वर्क में हमें पहले एक टॉपिक डिसाइड करना पड़ेगा कि किस टॉपिक पे वो प्रोजेक्ट कराना चाहते हैं पूरे एक एकेडमिक सेशन में, और उसमें किन चीज़ों को वो कवर करेंगे प्रोजेक्ट वर्क में उस टॉपिक के, और सबसे बड़ी चीज़ कि उसका इवैल्यूएशन प्रोसेस क्या होगा, किस तरह से उसको इवैल्यूएट किया जाएगा। प्रोजेक्ट कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? देखिए, प्रोजेक्ट कार्य का जो मुख्य उद्देश्य है वो है लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट, जिसे NEP 2020 भी कहता है कि बच्चा करके सीखे, एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो बच्चे की, और साथ ही साथ हम इस तरह के प्रोजेक्ट को वोकेशनल एजुकेशन से भी जोड़ सकें और कोशिश कर सकें कि बच्चों में किसी तरह का कोई स्किल अगर हम डेवलप करा सकते हैं उस प्रोजेक्ट के थ्रू, तो वो स्किल डेवलपमेंट भी हो बच्चे में। आप हमारे प्रशिक्षुओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं उनसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि प्रोजेक्ट वर्क एक बहुत अच्छा माध्यम है अपने बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग देने का, और उन्हें एक क्लास एजुकेशन सिस्टम से बाहर लेके जाने का, और अपने आसपास के वातावरण से सीखने का। तो प्रोजेक्ट वर्क अगर ये अच्छा एक सोच के बनाएंगे, प्रोसेस बनाएंगे और उसको अच्छे से इवैल्यूएट करेंगे, तो प्रोजेक्ट वर्क से बच्चों की समझ बहुत ज़्यादा विकसित होगी किसी भी एक टॉपिक या सब्जेक्ट को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।